हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आपका फिजिक्स के इस नए लेक्चर में। कल हम लोग जाने थे कुछ नोट के बारे में, कुछ छोटा छोटा नोट्स था जिसको मैंने आपको बताया था। आई होप कि आपको वो सभी चीज याद होंगे, क्योंकि बिना याद किए हुए कोई चीज नहीं आगे बढ़ेगा। आप सोचेंगे कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख के आगे बढ़ जाएं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बिना आपके मेहनत के कुछ नहीं होगा। सिर्फ हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं और आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। तो मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा, ठीक। तो एग्जाम आपका जो है अगले साल होगा, तो ये नहीं कि अगले साल में भी बहुत टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत टाइम है, ये सोचिए कि आपके पास पढ़ने के लिए बहुत टाइम है। तो उसको लेकर आपको मेहनत करना है, आपको पढ़ाई करते रहना है अच्छे तरीके से, हर एक चीज को, हर एक बारीकियों को समझ कर चलना है। तो अभी से अगर आप मेहनत करिएगा तो लास्ट तक जो आपका पढ़ने का जो जज्बा रहेगा वो कायम रहेगा और हर एक चीज आपका दिमाग में फिट हुआ रहेगा, बैठा हुआ रहेगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से हर एक चीज को समझ पाएंगे, हर एक चीज को पढ़ पाएंगे, ठीक। तो आज जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन, ज्यादा भारी नहीं। कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे कैसा रहता है और कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि क्या क्या पूछता है। ज्यादा हमारा लंबा आज का टॉपिक रहेगा नहीं, लेक्चर भी बहुत छोटा रहेगा आज का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। प्रतिबिंब के बारे में पढ़े थे कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? तो पहला आभासी प्रतिबिंब और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। दो प्रतिबिंब यही होते हैं और उन दोनों प्रतिबिंब के बारे में हम लोग डिफिनीशन भी पढ़े थे। बट कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिल गया, 4 नंबर का मिल गया, आप कैसे उसको अंतर स्पष्ट करिएगा? तो उस अंतर को आज मैं आपको स्पष्ट करके बताऊंगा कि कैसे उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आज का जो क्वेश्चन वो क्या है? आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर। यह हमारा आज का क्वेश्चन है, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो हमारा पहला अंतर क्या है ये हम लोग समझ लेते हैं। पहला अंतर यह है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है, इधर लेके चलिए वास्तविक और इधर हम लोग आभासी, बीच में एक ऐसे लाइन, ठीक, दोनों का अंतर बताएगा। तो पहला इसमें क्या है वास्तविक में कि दर्पण पे जो आपतित किरण पड़ रही है वो दर्पण पे पड़ने के बाद परावर्तित किरण काटती है, रियल रूप में काटती है। क्या काटती है? डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था ना कि प्रकाश वस्तु से होकर जाती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर काटती है, मुख्य अक्ष पर काटती है, ना कि काटती हुई प्रतीत होती है। तो जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है वो रियल रूप में काटती है और आभासी प्रतिबिंब काटती हुई, क्या काटती हुई प्रतीत होती है। यानी आभास करते हैं हम लोग, कल्पना करते हैं कि आभासी प्रतिबिंब जो है काट रही है। दूसरा हमारा क्या इसमें अंतर है कि इसको जो है जब रियल रूप में काट रही है, ये वास्तविक है, तो इसको पर्दा पर उतार सकते हैं, पर्दा पर उतार सकते हैं, पर्दा पर उतारा जा सकता है। लेकिन आभासी है तो ये तो दर्पण के पीछे बनेगा, तो इसको पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता। ठीक, यह हमारा दूसरा। क्यों उतारा जा सकता है? क्योंकि ये तो रियल है, परावर्तक सतह के बाईं ओर बनेगी। तो अगर हम वहां पर कोई कपड़ा, कोई पर्दा लगा दें तो जो मुख्य फोकस पर बनने वाली प्रतिबिंब है और वहीं पे हम अगर पर्दा लगा देते हैं तो वो पर्दा पे बनेगा उसका प्रतिबिंब। लेकिन जो दर्पण के पीछे बन रहा है आभासी, तो उधर हम पर्दा किधर लगाएंगे? तो पर्दा पर तो नहीं उतारा जा सकता है। तो ये हमारा दूसरा अंतर। तीसरा अंतर हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा अंतर होगा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष, वस्तु के सापेक्ष, सापेक्ष मतलब उसके सामने उल्टा बनेगी। यानी कि वस्तु रहेगा ऐसे
तो प्रतिबिंब बनेगा ऐसे, वस्तु रहेगा ऐसे तो प्रतिबिंब बनेगा ऐसे हमेशा, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब में। और इसमें वस्तु के सापेक्ष क्या बनेगा, सीधा बनेगा हमेशा, ठीक। वस्तु रहेगी ऐसे तो प्रतिबिंब बनेगा ऐसे, वस्तु रहेगी ऐसे तो प्रतिबिंब बनेगा ऐसे, ठीक। इतना तक क्लियर हो गया, यह हमारा 3। आगे हम देखते हैं कि चौथा नंबर अंतर इसमें क्या है। इसमें चौथा नंबर अंतर ये है, वास्तविक प्रतिबिंब है हमेशा परावर्तक सतह के बाईं ओर बनेगा, बाईं ओर बनेगा, हमेशा परावर्तक सतह के बाईं ओर बनेगा, यानी रियल रूप में बनेगा तो परावर्तक सतह के बाईं ओर तो बनेगा ही, और इसमें हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक। यहां तक हमारा क्लियर हो गया। 4 हम लोग इसके अंतर को समझ गए। वास्तविक प्रतिबिंब रियल रूप में काटेगी, पर्दा पर उतारा जा सकता है इसे, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगी, परावर्तक सतह के बाईं ओर बनेगी, और आभासी प्रतिबिंब काटती हुई प्रतीत होगी, पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता इसे, वस्तु के सापेक्ष से सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। यहां हमारा क्लियर हो गया ये टॉपिक। अब हम लोग चलते हैं आगे। R बराबर 2F क्या है ये, इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले बताया था, फर्स्ट लेक्चर के करीब ही बताया था या सेकेंड लेक्चर, कि R बराबर 2F या F बराबर R/2, ये है इसका ये है इसका संबंध। किससे? R क्या है नहीं बताएंगे, कल आपको बताए थे ना। R क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और F क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को फोकसांतर भी कहते हैं, नया बात सीख लीजिए, फोकस दूरी को फोकसांतर भी कहते हैं। तो फोकसांतर जो है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, बहुत आसान, एकदम आसान, उसको हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं सिर्फ। चलिए मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया है हमारा कि 15 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले दर्पण का R कितना होगा। 15 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना होगा। बहुत आसान है, हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग को क्या निकालना है, R। तो R बराबर 2F जानते हैं, F का मान कितना दिया हुआ है 15, तो 30 क्या सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर, क्योंकि दिया हुआ है फोकसांतर सेंटीमीटर में, मीटर में दिया रहता तो मीटर में, है कि नहीं। मैथ में आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, पढ़िएगा बाद में, अगर नहीं पढ़े हैं तो। कि सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, मीटर दिया है तो मीटर, किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर। तो ये तो बहुत आसान था। अब मान लीजिए यही चीज आपको दिया रहता कि 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण का फोकसांतर क्या होगा। अब बताइए 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण का फोकसांतर क्या होगा। यहाँ पर तो फोकसांतर था 15 सेंटीमीटर और वक्रता त्रिज्या R पूछ रहा था, यहाँ R दिया हुआ है, F पूछ रहा है। तो F बराबर, यहाँ पे हम लोग F बराबर लिख दीजिए कि F बराबर जानते हैं R/2। जब R बराबर F/2F तो F बराबर R/2, इधर से 2 इधर जाएगा तो R/2, तो आसान बात है। तो F बराबर R/2, R कितना दिया हुआ है तो 15 सेंटीमीटर और 2 तो कितना हो जाएगा 7.5। 7.5 क्या मीटर, नहीं सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है सेंटीमीटर में, मीटर में दिया रहता तो मीटर में, सेंटीमीटर में दिया रहता तो सेंटीमीटर में। तो फोकसांतर निकालना कितना आसान है, बहुत आसान है। अब चलिए हम लोग इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको तो बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है। अब चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन आपको पूछेगा कि कौन सी दर्पण है जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। जवाब क्या रहेगा आप लोग का, कोई मुझे बता सकता है, कमेंट करके बताइए तो कि कौन सा दर्पण रहेगा जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल, जो लोग उत्तल बोल रहे हैं सही है उनका, लेकिन केवल उत्तल नहीं, समतल दर्पण के बारे में पढ़ाए थे ना। समतल दर्पण में वास्तविक बनता है, नहीं बनता है।
तो उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों दर्पण में केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक का कोई चांस नहीं है। वास्तविक केवल और केवल अवतल में बनेगा। वेरी गुड। वास्तविक केवल और केवल अवतल में बनेगा, उत्तल में नहीं बनेगा और न ही समतल में बनेगा। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में बनेगा क्या? तो केवल और केवल आभासी प्रतिबिंब। ठीक, यहां तक क्लियर। अब चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण में ये कलई किया हुआ है, ये PACF, इसमें वस्तु हम लोग कहां पर रखेंगे कि जो प्रतिबिंब है वो उसी स्थान पर बनेगा और उसी साइज का बनेगा, यानी कि वस्तु के साइज का ही बनेगा और जहां पर वस्तु रखा हुआ है वहीं पे प्रतिबिंब भी बनेगा। कहां पर हम वस्तु को रखेंगे बताइए, कोई कमेंट कीजिए, बताइए कहां रखेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब, कल जो चार्ट हम बताए थे पिछला से पिछला लेक्चर में, शायद वो लेक्चर 6 था, छठे लेक्चर में बताए थे कि जब C पर हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं वस्तु को तो उसी साइज का बनता है और उसी जगह पर बनता है। ये बताए थे, उसी साइज का बनता है और उसी जगह पर बनता है। किस पर रखने पे? अवतल दर्पण में अगर वक्रता केंद्र पर रखते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर। आगे चलते हैं। अब मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण, ये है समतल दर्पण। ये तीनों दर्पण हम लीजिए डिनोट करती हैं। अब इसमें बताइए कलई किधर रहेगा? अवतल दर्पण में बाईं ओर और उत्तल दर्पण में दाईं ओर? नहीं, बाईं ओर ना, सही। इसमें भी बाईं ओर और इसमें भी बाईं ओर। बाईं इसमें नीचे की ओर है, ऐसे खड़ा कीजिएगा तो इधर बाईं ओर। तो मान लेते हैं कि इसमें जो ये आपतित किरण है वो दर्पण पे लंबवत पड़ रही है। ये मुख्य अक्ष नहीं है, ये आपतित किरण है। इस पे भी आपतित किरण जो है दर्पण पे लंबवत पड़ रही है, इसमें भी आपतित किरण जो है दर्पण पे लंबवत पड़ रही है। ये मुख्य अक्ष नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपतित किरण है, आपतित किरण है, ये सब आपतित किरण है तीनों में। अभी ध्यान रखिएगा, इस पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक मुख्य अक्ष नहीं है, क्या है? आपतित किरण। और ये तीनों दर्पण में आपतित किरण जो है दर्पण की लंबवत पड़ रही है। अब मुझे बताइए I का मान क्या होगा? कोण I और कोण R का मान क्या होगा? I और R क्या है? भूल गए ना? नहीं भूले? चलिए अच्छा बात है, नहीं भूले हैं। तो I जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को कहते हैं I आतन कोण, और R रिफ्लेक्टेड एंगल यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने हुए कोण को कहते हैं परावर्तन कोण R। ठीक, तो I और R का मान बताइए, तीनों फिगर में I और R का मान बताइए। चलिए अवतल दर्पण में बताइए I का मान और R का मान कितना होगा बताइए। सर समझ में नहीं आया, I का मान कैसे होगा, क्या होगा? 90 डिग्री होगा क्या? दोनों का मान 90 डिग्री होगा, बताइए तो। अरे नहीं, कैसे नहीं, ये देखिए क्या बताए थे कि ये मान लीजिए दर्पण है, यहां से आपतित किरण आ रही है, इधर को जा रही है, तो इसके बीच ये वाला कोण और इसके बीच ये वाला कोण, तो ये कोण बनेगा तब ना। अरे यहां तो ये लंबवत आ रही है, यानी कि ये आपतित किरण है, इसी पे अभिलंब है, यही वाला पथ पे अभिलंब भी है और यही वाला पथ पे परावर्तित किरण भी है। सारा तीनों का तीनों जो है इसी पे है, यानी अभिलंब भी लंबवत है, ये है, परावर्तित किरण भी लंबवत है और अपवर्तित किरण भी लंबवत है, यानी तीनों का तीनों लंबवत है। तो तीनों तो सटा हुआ है, तो I का मान तो 0 हो गया और R का मान भी 0 हो गया। तो जब इसमें सटा हुआ है तो ये भी तो लंबवत है, तो इसमें भी तो सटा हुआ है, तो इसमें भी कोण I का मान 0 ही होगा, कोण R का मान भी 0 होगा। और इसमें भी लंबवत है तो इसमें भी तो तीनों का तीनों सटा हुआ है एक दूसरा से, दोनों के बीच में कोई कोण ही नहीं बन रहा है, कोई एंगल बनता तब तो उसका कुछ मान होता। तो इसमें भी I का मान 0 हो जाएगा और R का मान भी 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं समझे? थोड़ा सा स्किप कीजिए, पीछे होइए आप और फिर से देखिए।
इसको अगर जिसको जिसको ये चीज याद होगा, पहला ही लेक्चर में बताए थे प्रकाश के परावर्तन के, पहला लेक्चर में इस चीज को समझाए थे कि ये जब तीनों ऐसे एंगल पे रहेंगे तब ना, ये तो तीनों एक ही पथ पे है, तो तीनों के बीच ये दोनों हो गया, ये दोनों एक ही पथ पे है, तो दोनों के बीच कोई तो कोण ही नहीं बन रहा है, तो कोण नहीं बन रहा है तो आई और आर का मान आएगा कहां से? नहीं आएगा, जीरो आएगा, तीनों में जीरो आएगा। जब लंबवत पड़े आपतित किरण तो याद रखिएगा कि जब भी किसी भी दर्पण पे लंबवत पड़ेगा आपतित किरण तो कोण आई और कोण आर का मान जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहां तक क्लियर? आज के लिए बस इतना ही फिलहाल। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय।